आज हम बात करेंगे दीघा विधानसभा सीट की, जो पटना जिले में आता है और पटना साहब संसदीय सीट की 6 विधानसभाओं में से एक है। जाहिर सी बात है, राजधानी पटना से अगर ये है जुड़ा हुआ तो इसके सियासी महत्व काफी ज्यादा होंगे और दीघा में किसका परचम लहराएगा ये राजनीतिक दलों के लिए काफी अहम भी हो जाता होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, दीघा विधानसभा सीट के इतिहास को और वर्तमान जो समीकरण है उन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो दीघा विधानसभा का क्षेत्र है उसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि 2008-9 में जो परिसीमन हुआ उसी के निर्देशानुसार 2010 में दीघा विधानसभा का पहला चुनाव जो है वो करवाया गया। तो अभी तक कुल 3 विधानसभा चुनाव ही दीघा में हुए हैं। दीघा पटना जिला में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से एक है। और चूंकि ये आपको पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रविशंकर प्रसाद यहाँ से सांसद हैं, ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। और आपको बताएं कि पहले जो था, जब नया परिसीमन हुआ उससे पहले जो दीघा था वो पटना पश्चिम का जो है वो हिस्सा था, जो विधानसभा क्षेत्र था। अब जो है ये दीघा हो गया। और जब पटना पश्चिम था तब जो नितिन नवीन हैं, उनके पिताजी यहां पर लंबे समय तक विधायक रहे थे। एक और चीज देखने में आती है कि जो 3 चुनाव यहां हुए हैं, बीजेपी का मजबूत किला जो है वो दीघा दिखता है। लोकसभा चुनावों में भी देखिएगा तो बीजेपी को यहां बड़ी बढ़त जो है वो मिलती रही है। आप 2014 में देखिए तो 61,163 वोटों की लीड थी बीजेपी के पास। 2019 में 58,342 वोटों की लीड थी और 2024 में 40,730 वोटों की लीड रही बीजेपी की इस सीट पर। तो बीजेपी की यहां मजबूत उपस्थिति है। और इसके पीछे अगर आप कारणों पर जाएं तो जो दीघा विधानसभा है वो मुख्यतः शहरी क्षेत्र में आता है। और आप देखिएगा कि 98% क्षेत्र जो इसका है वो आपको शहरी क्षेत्र में ही आता है। और बहुत सारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो इस इलाके में रहते हैं, तो उसका लाभ भी जो है वो बीजेपी को यहाँ पर मिलता रहा है। इसके अलावा दीघा के जो जातीय समीकरण हैं वो भी बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। कैसे दिखते हैं इस पर भी हम आगे बातें करेंगे। लेकिन एक बात और भी दीघा विधानसभा की खास है कि यहां पर जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हो जाता है तो एक डेडली कॉम्बिनेशन इस विधानसभा क्षेत्र के लिए बन जाता है, जिसका जवाब ढूंढ पाने में महागठबंधन अब तक सफल नहीं हो सका है। अब हम यहाँ के जो आखिरी 3 चुनाव हैं उसकी चर्चा करें। उससे पहले आपको बता दें कि जो दीघा विधानसभा क्षेत्र है उसमें पटना नगर निगम के 14 वार्डों और 6 पंचायत जो हैं वो शामिल किए गए हैं। अब हम यहाँ के आखिरी 3 चुनाव की बात कर लेते हैं, उनके आंकड़ों पर गौर करते हैं और उससे अनुमान लगाते हैं कि बीजेपी क्यों मजबूत है और महागठबंधन का वोट क्या है। 2010 में अगर आप देखिए तो यहां पर कांग्रेस से राजेश कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया था। एलजेपी से सत्यानंद शर्मा चुनावी मैदान में थे। तो महागठबंधन मतलब एनडीए महागठबंधन जो बना हुआ था उसमें जेडीयू को जो है ये सीट दी गई और पूनम देवी जेडीयू के निशान पर चुनाव लड़ रही थी। अगर आप दीघा विधानसभा को देखिएगा तो ये दिखता है कि 2010 में पूनम देवी जो है 81,247 वोट लाने में कामयाब हुई। अगर इसे आप वोट परसेंट में कन्वर्ट कीजिए तो ये 62% है, 62%। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको किस तरह का समर्थन मिला। उनके जो नियरेस्ट राइवल रहे वो एलजेपी के रहे सत्यानंद शर्मा, जिनको कि 20,785 वोट आए, 15.87%। और कांग्रेस तीसरे स्थान पर चली गई, उनको 9,215 वोट मिले, 7% जो है उनका वोट परसेंट रहा।
फिर 2015 होता है, जेडीयू अलग राह पकड़कर चुनाव लड़ रहा था, महागठबंधन में शामिल था आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस। और इस बार ये सीट, चूंकि पिछले बार जेडीयू की सीटिंग सीट थी, तो इस बार एनडीए से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दिया संजीव चौरसिया को, जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं, गंगा प्रसाद चौरसिया उनके बेटे हैं और संघ से उनका जुड़ाव रहा है पहले समय से। तो संजीव चौरसिया को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया और जेडीयू ने राजीव रंजन प्रसाद को यहां से टिकट दिया। लेकिन अब लग रहा था कि चूंकि जेडीयू का भी एक यहां पर वोट बेस है, तो उसका क्या असर होता है। तो उसका असर यह पड़ा कि जहां पिछली बार एनडीए फोल्डर से अगर देखें पूनम देवी को 62% वोट मिला था, तो संजीव चौरसिया को 2015 में जो बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उनको 50.75% वोट मिले। मतलब कि लगभग आप देखें तो 11% से कुछ ज्यादा वोटों की गिरावट आई जब अकेले बीजेपी यहां पर लड़ रही थी बगैर जेडीयू के। लेकिन उस समय जो है एनडीए फोल्डर था जिसमें एलजेपी भी शामिल था। तो इस स्थिति में जो संजीव चौरसिया हैं उनको 92,671 वोट आए, 50.75%। और राजीव रंजन प्रसाद जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उनको आए 67,892 वोट, मतलब कि 37.17% वोट। लेकिन जीत मिली संजीव चौरसिया को 24,779 वोट से। हालांकि मार्जिन पिछले बार एनडीए के हिसाब से देखिए तो कम हुआ, क्योंकि पूनम देवी 60,462 वोटों से जीती थी, संजीव चौरसिया 24,779 वोटों से जीते। फिर 2020 आता है, परिस्थितियां बदल चुकी थी, सब कुछ जो है वापस हो चुका था, मतलब जेडीयू की एंट्री फिर से एनडीए में हो गई थी और जो एक महागठबंधन बना था आरजेडी के साथ। तो यहां पर जो है महागठबंधन में ये सीट भाकपा माले को दी गई और उन्होंने अपने वरिष्ठ नेता शशि यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि आरएलएसपी ने भी यहां प्रत्याशी दिया था संजय कुमार सिन्हा को। तो यहां पर संजीव चौरसिया को जो वोट हैं वो 97,044 आए। पिछली बार उन्हें 50.75% वोट मिले थे, तो 2020 में 57.11% वोट मिले। मतलब कि ऑलमोस्ट आप 5.5 से 6% वोट जो है उनको ज्यादा आए। और इसकी वजह यह थी कि जेडीयू के जो वोट थे वो वापस से जो है वो आपको बीजेपी में आकर जुड़े। जो शशि यादव हैं, जो भाकपा माले की उम्मीदवार थी, उनको 50,971 वोट आए, मतलब कि 30% वोट आए। और संजय कुमार सिन्हा जो कि आरएलएसपी से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 5,570 मतलब 3.31% वोट मिले। तो जीत संजीव चौरसिया की हुई 46,073 वोटों की। मतलब 2015 में जो उनकी जीत थी उसमें वो लगभग 22,000 वोट और ऐड कर सके जीत के मामले में, तो 46,000 की लीड। तो अब आप दीघा विधानसभा को देखें तो ये अब साफ दिखने लगा कि यहां पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। इसके अलावा ये भी दिखता है कि यहां पर आम तौर पर जो है, अगर आप 2010 को छोड़ दीजिए तो आमने सामने की ही लड़ाई हुई है। बीजेपी वर्सेस जो एक महागठबंधन का दल होता है वो इनके बीच ही मुकाबला होता है। लेकिन एक और चीज दिखती है कि आमने सामने की भी लड़ाई हो तो उसमें बीजेपी यहां से मजबूत दिखता है, क्योंकि उसे हर बार, चाहे बीजेपी हो या एनडीए की आप बात कर लीजिए, उसे हर बार दीघा में 50% से अधिक वोट मिल रहे हैं। और अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में आपको 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं तो फिर परिणाम जो है वो पहले से ही तय हो जाता है। लेकिन अब हम संभावितों की कुछ बात कर लेते हैं। इस बार क्या है कि संजीव चौरसिया जो कि चाहेंगे कि वो जीत की हैट्रिक लगाएं, लेकिन एक प्रत्याशी हैं रितेश रंजन सिंह, लोग इनको बिट्टू सिंह कहते हैं, जेडीयू से उनका जो है वो साथ रहा है।
और वो चुनाव लड़ने के पूरी तरह मूड में हैं। जब उनसे बातचीत होती है तो वो मीडिया से यही कहते हैं कि जो बिहार में काम हुआ है, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते जो काम किया है उसे हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप देखिए तो वो पूरी तरह से चुनाव लड़ने को तैयार दिख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या दीघा विधानसभा की सीट बीजेपी छोड़ेगी? मुझे इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि उसके सेफ सीटों में एक है और जो यहाँ के जातीय समीकरण हैं वो उसके फेवर में दिखते हैं। तो ऐसे में जेडीयू के लिए जो है बीजेपी सीट छोड़ेगी मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि जो पिछली बार का भी मार्जिन है वो 46,000 से ज्यादा वोटों का है। तो ऐसा दिख नहीं रहा है। हालांकि जब आप 2 टर्म विधायक रहते हैं कहीं से तो कुछ स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी बन तो जरूर जाती है, वो संजीव चौरसिया के खिलाफ होगी भी। तो अब देखना है कि बीजेपी क्या फैसला लेता है। लेकिन उससे पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच टेबल पर जब ये चर्चा होगी तो क्या दीघा पर क्या बात होती है, और अगर बीजेपी को ये सीट मिलती है तो उसके उम्मीदवार कौन होते हैं, और जेडीयू को मिलता है तब उसके उम्मीदवार कौन होते हैं। हालांकि बिट्टू सिंह पूरे जोर शोर से यहां लगे हुए हैं। जहां तक भाकपा माले की बात है तो देखिए इस बार जो है महागठबंधन में एक और बातचीत हो रही है कि जो सीट पिछली बार मतलब 2020 में 15,000 से ज्यादा वोटों से हार हुई हो तो वहां पर सिंबल चेंज किया जा सकता है, मतलब कि प्रत्याशी ही नहीं पार्टी भी बदली जा सकती है। तो उस लिहाज से देखें तो 46,073 वोटों की हार है, तो ये भाकपा माले से क्या ये सीट वापस ले ली जाएगी और क्या भाकपा माले इसके लिए तैयार हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दीघा विधानसभा में एक और चीज देखने को मिलती है उदय कि यहां पर एमवाई समीकरण ठीक ठाक है, बावजूद इसके आरजेडी यहां से कभी चुनाव नहीं लड़ता। और क्या इस बार वो अपनी दिलचस्पी दिखाएगा या कांग्रेस पार्टी इस सीट पर दावा करेगी? बहुत सारे सवाल हैं और जो अभी अनुत्तरित हैं। और अगर भाकपा माले ही यहां से चुनाव लड़ता है तो उसका प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि वहां पर तो जो पार्टी लेवल पे फैसला लिया जाएगा वही जो है चुनाव लड़ने के लिए आएगा। अब अगर निर्णायक भूमिका में राजपूत समुदाय के वोटर भी हैं, क्योंकि उनकी आबादी यहाँ 14% दिखाई जा रही है। देखिए यहां पर अगर आप देखिएगा तो सरनेम से आप जाएं तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको कई बार कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि बिहार में एक ही सरनेम आप देखिए तो अलग अलग जातियां यूज करती हैं, तो इसलिए एक्यूरेट बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो एक अनुमान अगर हम लोग लगाते हैं तो हम यहां पर जो देखते हैं तो जो एससी वोटर्स हैं वो 10.68% हैं, जो मुस्लिम हैं 9.4% हैं और यादव 14 से 16% हैं। तो जो एमवाई का ब्लॉक बनता है वो लगभग अगर आप देखिए तो 24 से 26% के आसपास बन जाता है। फिर अब अगर आप आते हैं तो सामान्य जाति के वोटर्स यहां बहुत अच्छी संख्या में हैं और उनमें जो है ना एक इक्वल डिवीजन टाइप की चीज आपको दिखेगी। राजपूत भी अच्छी संख्या में हैं, भूमिहार भी अच्छी संख्या में हैं, ब्राह्मण भी अच्छी संख्या में हैं और दीघा उन गिने चुने विधानसभा क्षेत्रों में है जहां पर कायस्थ मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। तो जो सामान्य जाति के वोट होते हैं उनकी संख्या अच्छी हो जाती है और यहां पर वैश्य मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं और यही वजह है कि यह बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड बनता है। और जब मैंने कहा बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन जब यहां होता है तो वो डेडली हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर जब आप कोयरी कुर्मी धानुक देखेंगे तो उनका भी मत प्रतिशत जो है वो 13 से 15% के आसपास है, वैश्य 6 से 8% है, राजपूत अगर देखें तो एक आकलन के अनुसार 8 से 9% है, भूमिहार भी लगभग इतने ही हैं 8 से 9% है, ब्राह्मण 5.5 से 6% है, कायस्थ भी 8 से 10% के आसपास हैं। तो लगभग 30 से 32% का जो चंक है वो सामान्य जाति का बन जाता है। अब इसमें अगर आप वैश्य 6.8
मतलब 8 जोड़ें तो ये जो है 6 से 8% अगर जोड़ दें तो वो 36 से 38% हो जाता है। और फिर जब आप इसमें कुर्मी, कोयरी, धानुक को जोड़ते हैं 13 से 15% तो वो 50% का आंकड़ा क्रॉस कर जाता है। और यही चीज आपको देखने को आंकड़ों में अभी मिला जब हमने डिस्कस किया कि बीजेपी हो चाहे जेडीयू, जब भी एनडीए लड़ा है तब उसे 50% से ज्यादा मत मिले हैं। तो ये जातीय कॉम्बिनेशन हमें दिखा रहा है कि कैसे मिल रहे हैं। और जब आप ये देखते हैं कि जो महागठबंधन से उम्मीदवार हैं तो 2020 में शशि यादव 30%, एमओआई का जो मत प्रतिशत आप देखते हैं वो 24 से 26% के आसपास, तो और 4% वोट उसमें जुड़ते हुए दिखते हैं। 2015 में जाइए तो राजीव रंजन प्रसाद जो थे वो 37% के आसपास वोट लाए। क्यों? क्योंकि उसमें कोयरी, कुर्मी, धानुक के वोट में भी सेंधमारी हुई, तो इसीलिए उनको जो है वो ज्यादा वोट आए हैं। और फिर जब आप 2010 में भी जाते हैं तो वही चीज आपको दिखेगी। तो जातीय समीकरण जो है, इसे समीकरण के जगह अंक गणित आप कह सकते हैं। बिहार में आमतौर पर देखने की वजह से अलजेब्रा नहीं होके ये अरिथमेटिक जो है वो दीघा में दिखता है। तो दीघा में एक बार फिर से जो है वो मुकाबला होगा। देखिए, एज बीजेपी को इस विधानसभा क्षेत्र में हमेशा दिखता है, लेकिन इस बार कुछ फैसले लेने हैं। जो पहला फैसला है कि यहां एनडीए से बीजेपी चुनाव लड़ेगी या जेडीयू चुनाव लड़ेगा। दूसरी बात, प्रत्याशी संजीव चौरसिया ही होंगे या कोई और होंगे अगर बीजेपी लड़ती है तो। दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसमें किस पार्टी का उम्मीदवार यहां पर आता है, क्योंकि यहां पर जैसा मैंने आपको कहा कि 15,000 से ज्यादा की हार पर जो एक मोटे तौर पर जो सहमति बनी है महागठबंधन में कि प्रत्याशी ही नहीं सिंबल बदला जाएगा। तो अगर सिंबल बदला तो कौन सी पार्टी लड़ेगी, और अगर नहीं बदला तो चूंकि शशि यादव अब विधान परिषद में चली गई हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो एक नया प्रत्याशी जो है भाकपा माले को यहां पर खोजना ही पड़ेगा। तो अब यहां का क्या कुछ होता है जब उम्मीदवार आ जाएंगे, मुझे लगता है महागठबंधन की कोशिश होगी कि एमओआई से बाहर जाकर वो प्रत्याशी देखे। पिछली बार शशि यादव थी तो वो एमओआई इक्वेशन के साथ ही थी, तो जब इससे वो बाहर निकलकर प्रत्याशी देखता है महागठबंधन तब वो बेटर तरीके से यहां फाइट कर पाएगा। तो दीघा में एक दिलचस्प मुकाबला हम सबका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, तो दीघा में समीकरण क्या कुछ उभर कर सामने आते हैं ये सबसे अहम हो जाता है। और देखिए, इन समीकरणों में एक तो महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला है ही, इसके साथ साथ तीसरा कौन बनाता है और तीसरा कौन कितना असरदार होगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।